सीपीयू स्केजुलिंग, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल द सिस्टम। सीपीयू हमारा मेन कंपोनेंट है तमाम कंप्यूटर के अंदर। इसका एक सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है, हमने इसको डिस्कस किया था कि सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ रनिंग ऑल द टाइम। सीपीयू जो है ये हमारे तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, रिसोर्स एलोकेट करता है, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी मैंने आपको यूटिलाइजेशन बैकएंड के ऊपर भी दिखा दिया, टास्क मैनेजर पे भी दिखा दिया कि सीपीयू कैसे कंज्यूम होता है। मैंने प्रोसेसेस आपको रन करके दिखाए हैं, तो उसका सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है उसका इंक्रीज होना भी आपको दिखाया है। और जैसे ही हम कोई प्रोसेस बैकएंड पे अगर हम किल करते हैं तो फिर हमारा सीपीयू रिसोर्स को रिलीज कर देता है। तो वो भी मैंने आपको साइड बाय साइड शो करवाया है। मेमोरी जो हमारी कंज्यूम होती है, तो दोज आर ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आज मैंने आपको थोड़ा सा शो भी करवा दिया। तो नेक्स्ट अब मैं आपको अगेन मूव कर रहा हूँ सीपीयू स्केजुलिंग की तरफ। कुछ हमारे प्रीवियस टर्म्स यहाँ पे जो हमने पढ़ी हुई हैं वो भी आएंगी, तो मैं उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ करता चला जाऊंगा। तो डायरेक्ट मैं अब टाइम हमारे पास क्योंकि काफ़ी शॉर्ट होता है, क्लास आपको पता है कि ऑनलाइन कंडक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि बोर्ड भी हमारे पास नहीं है या कोई ऑनलाइन सेशन के दरमियान इश्यूज आ जाते हैं, लाइट का इशू है या कुछ और। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ अब डायरेक्ट आपको लेके जा रहा हूँ। सीपीयू स्केजुलिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे प्रीवियस भी हमारे पास टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, थ्रेडिंग है या अदर चीज़ें हम जो पढ़ के आए हैं। तो मेन टॉपिक के ऊपर मैं मूव इसलिए कर रहा हूँ कि इसका रोल ज़्यादा है, क्योंकि हमें डिफरेंट जगहों के ऊपर जो क्वेश्चनिंग की जाएगी, इंटरव्यूज़ टेस्ट वगैरह में, वहाँ पे स्केजुलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्केजुलिंग आपको बार बार आपको टच किया जाएगा और स्केजुलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। इसके रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं तो वो भी हमसे डिस्कस किए जाएंगे। तो मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट स्केजुलिंग की तरफ। ये स्लाइड आपको शो हो रही है? यस सर, हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ सीपीयू स्केजुलिंग का। ये सिलेबस है इसकी, मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट एडिशन है हमारा उसमें ये चैप्टर 6 में स्केजुलिंग का टॉपिक आ रहा है। मैं जो स्लाइड्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 9th एडिशन की है। इससे पहले हमारे पास जो है वो 7th एडिशन की बुक मेरा ख्याल है मैंने आपको दी होगी। तो टॉपिक्स तमाम एडिशंस में सेम है। तो हम यहाँ पे जो स्केजुलिंग से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, स्केजुलिंग का क्राइटेरिया क्या है, स्केजुलिंग का एल्गोरिथम, थ्रेड स्केजुलिंग, मल्टी प्रोसेस स्केजुलिंग है, रियल टाइम स्केजुलिंग है या ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, और एल्गोरिथम की वैल्यूएशन है। तो हमारे स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो हैं ये मेन हमारा फोकस होगा। लेकिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स का टॉपिक क्लियर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है और स्केजुलिंग का क्राइटेरिया क्या है, स्केजुलिंग किस बेस पे की जाती है, स्केजुलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्केजुलिंग हमारे पास ऑब्जेक्टिव उसके क्या है। सीपीयू हमारा मेन पार्ट है। तो आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की जब टाइप्स पढ़ी थी, हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के अंदर या ऑनवर्ड जो भी हमारे कंप्यूटर्स की जनरेशन है, फर्क क्या होता था। मेन वहाँ पे रोल था सीपीयू की परफॉर्मेंस का। अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, हमने पढ़ा था टाइम शेयरिंग सिस्टम, या हमने पढ़ा था सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो हमारे जो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उनके अंदर ये इशू था कि वो एक जॉब एट अ टाइम परफॉर्म करते थे। तो होता क्या था कि बाकी जॉब्स जो एग्जीक्यूशन के लिए आ रही हैं उनको वेट करना पड़ता था। जब तक एक जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपका सीपीयू कोई और जॉब को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता था। दैट वाज इशू इन द प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक इन द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ऑनवर्ड फिर जो हमारे पास प्रोसेसर्स आए या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, दोज वर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मैनी इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम।
तो आजकल हमारे कंप्यूटर भी जो काम कर रहे हैं, हमारे पास डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन डिवाइस है, दिस इज़ आल्सो लाइक अ कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस, हम इसको एज अ कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे आजकल के जो प्रोसेसेस हैं दोज आर परफॉर्मिंग मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग का आपको कंसेप्ट होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग का, मल्टी लाइक टास्किंग हमारा जो एक कंसेप्ट है कि हमारा सीपीयू बहुत सी एग्जीक्यूशंस, बहुत से प्रोसेसेस को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसर जो मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली मल्टीटास्किंग। टास्क और प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, तो टास्क या प्रोसेसेस जो हैं इसको हम यूज करते हैं। तो हमारा स्केजुलिंग का मकसद यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, कि हम चाहते हैं टू इंट्रोड्यूस सीपीयू स्केजुलिंग विच इज द बेसिक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा काम होता है, हमारा मकसद है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मल्टी प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट के अंदर यूज करें, मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम एट द सेम टाइम यूज करें सीपीयू के साथ। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। देन टू डिस्क्राइब वेरियस सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम है। तो ये ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के बेसिकली शो कर रहा है। मैं इसको समझ रहा था कि जैसे ये सीपीयू के स्केजुलिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है कि हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, बेसिक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, वेरियस सीपीयू एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे। हम एवेल्यूशन क्राइटेरिया स्केजुलिंग की देखेंगे और एग्जामिन करेंगे स्केजुलिंग एल्गोरिथम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये पूरे चैप्टर के बेसिकली ऑब्जेक्टिव, मैं इसको सीपीयू ऑब्जेक्टिव स्केजुलिंग समझ रहा था। तो नेक्स्ट हमारे पास सीपीयू की स्केजुलिंग, उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं बेसिक कंसेप्ट्स के तौर पे हम उनको देख सकते हैं कि हम स्केजुलिंग को क्यों यूज करते हैं, टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी दोबारा से आएगा स्केजुलिंग के ऑब्जेक्टिव्स, मेरा ख्याल है इसमें होंगे स्लाइड्स भी, मैंने देखे नहीं अभी, मेरा ख्याल है आगे आएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। स्केजुलिंग का क्या काम होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम रन कर सकें। अब दो तरह की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। वन इज़ कॉल्ड CPU burst and other is called IO burst। अब CPU burst क्या होती है और IO burst क्या होती है? CPU burst है कि हमारा CPU परफॉर्म कर रहा है कोई भी एग्जीक्यूशन, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लाइक एक इंस्ट्रक्शन आती है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे वेब ब्राउजर ओपन करके दिखाया था, तो दैट वाज बेसिकली द सीपीयू बर्स्ट, कि सीपीयू ने तमाम चीजें छोड़ के उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, और आपने ग्राफ देखा था कि ग्राफ फौरन से ऊपर चला गया सीपीयू यूटिलाइजेशन का। तो दैट मींस अ कंडीशन वेयर सीपीयू परफॉर्म्स, CPU utilization is increased by the operating system, that situation is known as CPU burst। और उस कंडीशन में हम कहते हैं कि आपका CPU जो है दैट इज CPU बाउंड। फिर होता है IO burst। IO burst क्या होता है? IO किसको कहते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस को। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी डिवाइसेस परफॉर्म कर रही हैं, लाइक हम एक प्रिंटर को प्रिंट की कमांड देते हैं, या हम कोई स्क्रीन को डिस्प्ले दे रहे हैं, या कोई हम डिवाइस से काम ले रहे हैं, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड IO बाउंड। सीपीयू इंस्ट्रक्शन दे के उस डिवाइस की तरफ मूव कर देता है कि हमारा अब सीपीयू काम नहीं कर रहा है, वो आईओ डिवाइस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है। लाइक आईओ डिवाइस कोई प्रिंटिंग कर रही है, कोई आपको ऑडियो सिग्नल आ रहा है, आपको कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू आ रहा है, तो मींस कि डिवाइस अपना कोई भी काम कर रही है, दैट इज आईओ बाउंड ऑपरेशन। तो दो तरह की चीजें हैं कि सीपीयू बाउंड कब होगा, जब सीपीयू इन एग्जीक्यूशन है, और आईओ बाउंड कब होगा, जब कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस अपना काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू आईओ बस साइकिल, जिसमें ये तमाम एक्टिविटी परफॉर्म होती है। प्रोसेस
एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ CPU एग्जीक्यूशन एंड IO वेट। तो जब CPU वर्क कर रहा है IO को वेट करना पड़ता है, जब IO काम कर रही है तो CPU को वेट करना पड़ता है। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों। CPU burst followed by IO burst। CPU burst distribution is of main concern, क्योंकि CPU का मेन काम है तो CPU burst जो है दैट इज इम्पोर्टेंट देन IO burst। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज CPU बाउंड, व्हाट इज IO बाउंड, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिविटीज और उनके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं इनको एक पिक्चर की फॉर्म में भी शो किया गया है। लोड और स्टोर, ऐड, स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल, लाइक ये CPU का काम है, ये CPU बस्ट है कि डेटा को लोड करना, ऐड करना, स्टोर करवाना, रीड करना। देन IO बस्ट, वेट फॉर IO, कोई IO डिवाइस अगर वेट कर रही है तो दैट इज IO बस्ट। देन अगेन CPU बस्ट है, स्टोर, इंक्रीमेंट इंडेक्स, राइट टू द फाइल। देन IO बस्ट, कोई भी IO एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। देन CPU बस्ट, लोड, स्टोर, रीड। तो दैट मीन्स कि हमारे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हार्डवेयर इन्वॉल्व है, हमने इंस्ट्रक्शन CPU के थ्रू देनी है और काम हमारे हार्डवेयर ने करना है। अगर अपना हम कंप्यूटर देखें तो कंप्यूटर के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स के अंदर IO डिवाइसेस हमारे काफ़ी लगी हुई हैं। तो इंस्ट्रक्शंस एक तरफ से CPU एग्जीक्यूट कर रहा है और दूसरी तरफ से आपकी IO डिवाइसेस उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर परफॉर्म कर रही हैं। तो इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि एक CPU बस्ट है, एक IO बस्ट है, देन CPU बस्ट और IO बस्ट। तो दोनों की रेपिटेशन एक साइक्लिक फॉर्म में चल रही है, जो इसने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। Process execution consists of a cycle of CPU execution and IO wait। तो मीन्स कि CPU एग्जीक्यूट करता है, IO डिवाइस वेट करती है, फिर एग्जीक्यूट करती है, फिर CPU को डेटा जाता है, CPU एग्जीक्यूट करता है, देन IO बस्ट। तो दैट इज अ साइकिल बिटवीन द CPU बस्ट एंड द IO बस्ट। देन हमारे पास ये एक हिस्टोग्राम है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको शो करवाई थी वहाँ पे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दरमियान, कि एक आपका नॉर्मल स्टेट है प्रोसेस एग्जीक्यूशन की और एक सडन जो आपका चेंज आता है बर्स्ट ड्यूरेशन मिली सेकंड। तो मिली सेकंड्स का टाइम होता है कि एकदम से जो पीक के ऊपर हमारा CPU चला जाता है। तो ये मैंने वहाँ पे भी आपको दिखाया था, हिस्टोग्राम ऑफ CPU बर्स्ट टाइम्स। तो CPU सडनली बर्स्ट होता है, लाइक मेरा ख्याल वो फटना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो दैट इज CPU बर्स्ट, एकदम से CPU हमारा टॉप पे चला जाता है। तो दिस इज डायग्राम। देन CPU स्केजुलर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आएंगी। स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ये मेरा ख्याल है प्रोसेसेस का हमने जब टॉपिक पढ़ा था कि स्टार्ट स्टेट, वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट, ये चीजें आपको याद है? एक डायग्राम हमने पढ़ी थी। नो सर। मैं जैसे आपको पढ़ी थी लेकिन माइंड में नहीं है इस टाइम। मैं आपको एक डायग्राम शो करवाता हूँ। CPU स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, लॉन्ग टर्म स्केजुलर या मिड टर्म स्केजुलर, ये आपको मेरा ख्याल है भूल गया है या मुझे ठीक से याद नहीं है कि आपने ये वो दूसरी बुक है हमारी जो हमने IT सीरीज का यूज़ किया था बुक। ये वाली डायग्राम, ये याद है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा, मैं दोबारा एक्सप्लेन ये असाइनमेंट में हमने अभी जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें यूज की थी डायग्राम ये। अच्छा चलें, ये मेरा ख्याल था कि हमने क्लास में पढ़ लिया था। नहीं सर, क्लास में नहीं पढ़ी थी। चले, मैंने बोला है कि मैं आपको मेन टॉपिक पहले कवर करवा रहा हूँ, इसकी तरफ भी मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन चले इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। हर प्रोसेस, हम कोई भी जब हमारा क्लिक करना, हम कहते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम ओपन करना है, हमने कोई फाइल ओपन करनी है, तो हमने प्रोसेस को इनिशिएट करना है। दैट मीन्स कि वी स्टार्ट विद अ न्यू प्रोसेस।
न्यू प्रोसेस जैसे ही एडमिट होता है, एडमिट कौन से प्रोसेस होते हैं? जो वैलिड प्रोसेसेस होते हैं। मींस कि अब देखें मैं यहाँ पे खाली जगह पे कहीं भी क्लिक करता जाऊँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लाइक ये सिलेक्शन तो हो रही है लेकिन मैं कहीं पे भी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैंने को खाली जगह पे क्लिक कर दिया, तो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्टिविटी। वैलिड एक्टिविटी कौन सी होती है? जो हम किसी आइकन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं किसी एक खास मकसद को, लाइक मैं यहाँ एक प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, दैट इज अ वैलिड प्रोसेस। तो हमारा कोई भी इवेंट जो है वो कब एक्सेप्ट होता है? व्हेन यू परफॉर्म अ वैलिड एक्टिविटी। तो प्रोसेस हमारा न्यू एडमिटेड होता है पहले, लाइक हमने एक प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करना है, मैं अपने किसी डेस्कटॉप से किसी फाइल को रन करता हूँ या स्टार्ट मेन्यू से किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर तो वो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोसेस है सीपीयू उसको एडमिट करेगा। एडमिट करने के बाद आपका प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा। रेडी स्टेट कौन सी होती है? रेडी स्टेट वो होती है जहां से आपके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। लाइक रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, हम एक कतार जैसे बना लेते हैं, हम एक लेन बना लेते हैं, वहां से हम वन बाय वन चीजों को पिक करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो रेडी स्टेट से हमारे प्रोसेसेस को सीपीयू मिलता है, और सीपीयू जब मिल जाता है तो प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट के अंदर आ जाता है। तो रेडी स्टेट में तमाम प्रोसेसेस जो वेटिंग में होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही उनको सीपीयू मिलता है तो प्रोसेस आपका रनिंग में आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस को लेके आना, दैट इज द रोल ऑफ डिस्पैचर। एक टर्म हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आएगी डिस्पैचर। डिस्पैचर का काम बेसिकली होता है कि एक प्रोसेस जो वेटिंग में है, जो रेडी क्यू में पड़ा हुआ है, उसको सीपीयू एलोकेट करना और उसको रनिंग स्टेट में ले आना। रनिंग में प्रोसेस कब आता है? जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसको सीपीयू मिल जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो रनिंग प्रोसेस की अब अगेन दो चीजें हैं कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कुछ और रिसोर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो प्रोसेस ड्यूरिंग रनिंग हो सकता है उसको वापस वेटिंग में आना पड़े। वापस वेटिंग में कब वो आता है? जब उसको कोई आयो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आयो और इवेंट वेट, कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत है, या एक इवेंट कुछ और इवेंट जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये करंट प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो मींस के एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के अंदर है उसको वापस वेटिंग के अंदर आना पड़ता है, वेटिंग से अगेन वो रेडी में जाता है। तो वेट करने के लिए वो अगेन रेडी में जाएगा, जब उसको अपना डिजायर्ड रिसोर्स मिल जाएगा अगेन उसको फिर रनिंग के अंदर लेके लाया जाएगा। तो दैट इज द बेसिकली ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस। तो प्रोसेस जो है वो रनिंग में होता है, उसको वेटिंग में लाया जाता है, वेटिंग से अगेन उसको आयो और इवेंट कंप्लीशन जो है उसके लिए फिर आपको रेडी में लाया जाता है, रेडी से अगेन प्रोसेस रनिंग में। यहाँ पे एक इंटरप्ट का भी लिखा हुआ है। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनको आप खुद से स्टॉप कर देते हैं। एक प्रोसेस रनिंग में है, आप उसको स्टॉप कर देते हैं। अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हो, आप कोई भी ऑडियो प्ले कर रहे हो, तो वीडियो या ऑडियो जब आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो वो रनिंग में है ना, उसको तमाम चीजें मिल रही हैं, आप वीडियो देख रहे हो, आप लिसन कर रहे हो, आप ऑडियो, तो फिर आप उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हो या आप उसको पॉज कर देते हो। तो होता क्या है कि प्रोग्राम वो रनिंग में था लेकिन टेम्पररी आपने ड्यू टू एन इंटरप्ट उस प्रोसेस को रोक दिया। रोकने से क्या हुआ? प्रोसेस बंद तो हो गया लेकिन अभी भी वो रेडी स्टेट में है। जैसे ही आप उसको दोबारा प्ले करेंगे वो दोबारा रनिंग में आ जाएगा। तो कुछ प्रोसेसेस जिनको आप खुद से बाय एन इंटरप्ट भी रोक सकते हो, तो इंटरप्शन भी प्रोसेस की स्टेट को चेंज करती है। तो रनिंग से आपकी रेडी क्यू के अंदर वो एक्टिविटी चली जाती है। और जैसे ही आपका प्रोसेस कोई भी रनिंग में था, अगर वो कंप्लीट कर चुका है तो वो एग्जिट हो जाएगा और प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस की 5 स्टेट्स होती हैं। न्यू प्रोसेस जब आप इनिशिएट करते हैं वो रेडी में आता है, रेडी से रनिंग में, वेटिंग में भी प्रोसेस आ सकता है कोई आयो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, और फिर प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट स्टेट में चला जाता है। इसको मैं नेक्स्ट, अब आपकी एक ये डायग्राम है स्टार्ट स्टेट ट्रांजिशन इन प्रोसेस, तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। जॉब क्यू कौन सी होती है? लाइक रेडी जो आपकी स्टेट होती है, जब आप न्यू प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो वो जॉब क्यू बन जाती है। जो प्रोसेस एडमिट होते हैं वो रेडी क्यू में चले जाते हैं। रेडी क्यू से आपके प्रोसेस सीपीयू की तरफ चले जाते हैं, मींस के वो रनिंग स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो काम है आपके स्केजुलर का है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर का है कि आपके प्रोसेस को डायरेक्ट सीपीयू की तरफ ले जाना। दिस इज द कॉल्ड द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। रेडी क्यू से सीपीयू को एलोकेट करना, दिस इज द टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म स्केजुलर। ये नीचे लिखा भी आ रहा है स्केजुलर। A process is placed in different scheduling queues. इसकी मैं definition भी आपको दे देता हूँ. The operating system must select the process from these queues. Like the part of the operating system related to this decision is called scheduler. The algorithm used by scheduler is called scheduling algorithm. चलेंगे, स्केजुलर का काम होता है सीपीयू एलोकेट करना। दो तरह के स्केजुलर्स हैं, मेन और थर्ड जो है वो एक और भी हम मीडियम टर्म भी लेते हैं, लॉन्ग टर्म स्केजुलर और शॉर्ट टर्म स्केजुलर। यहाँ पे इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या होता है? एक आपके न्यू स्टेट से प्रोसेस को एडमिट करवा के रेडी के अंदर लेके आना। दिस इज द रोल ऑफ लॉन्ग टर्म स्केजुलर। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको आने चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि ये वो चीज़ें हैं जो किसी इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं। ये थ्योरेटिकली नो डाउट के हमारे सब्जेक्ट में भी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप किसी जॉब के लिए जाते हैं या आप कोई टेस्ट देते हैं जॉब का, तो वहाँ पे ये चीज़ें लाजमी आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। what is short term scheduler, what is long term scheduler, what is dispatcher। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म का क्या काम होता है कि जैसे ही प्रोसेस इनिशिएट होता है, न्यू प्रोसेस स्टेट से प्रोसेस को रेडी क्यू के अंदर लेके आना। तो दिस इज लॉन्ग टर्म स्केजुलर कि अभी लॉन्ग टाइम लगेगा आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। देन रेडी क्यू से सीपीयू को रनिंग के अंदर लेके आना। रनिंग स्टेट क्या होती है? जब प्रोसेस को सीपीयू मिल चुका होता है, तो रेडी क्यू से सीपीयू तक लाने का काम होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर का। तो दिस इज शॉर्ट टर्म स्केजुलर। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। द शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज आल्सो नोन एज सीपीयू स्केजुलर। ये उसमें ऑब्जेक्टिव में आप ले सकते हो। It selects a process from ready queue and allocates CPU to that process for execution. This is the short-term scheduler जो एक्टिविटी हमारे पास है। लॉन्ग टर्म का भी आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म scheduler of job or job scheduler is used to select a job or a user program from job queue to ready queue। तो job queue वो न्यू स्टेट से आपका ready स्टेट के अंदर लेके आना। The jobs become a process। जॉब प्रोसेस कब बनती है? जब उसको एडमिट किया जाता है। हमारा खाली कहीं पे क्लिक करना एक प्रोसेस नहीं है, लेकिन वैलिड जगह के ऊपर अगर हम किसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो दैट इज अ वैलिड प्रोसेस। तो उसको फिर आपका रेडी स्टेट के अंदर ले आता है लॉन्ग टर्म स्केजुलर। तो ये बड़ी अच्छी आपके पास टर्म है। देन मीडियम टर्म स्केजुलर, ये हमने जो पढ़ा था कि आपका एक सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उस प्रोसेस को बाय फोर्स आप स्टॉप कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग का आइडिया है किसी को, बच्चे को? अच्छा, स्वैपिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज जब चल रही है, चलती हुई चीज को आप लाइक रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि एक चीज एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ही उसको आप पकड़ के बाहर खींच लो। दैट इज द स्वैपिंग। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप एक यूएसबी को अपने लैपटॉप के साथ यूज कर रहे हैं, यूएसबी को आपने लगाया हुआ है, उससे आपका वीडियो प्ले हो रहा है, उससे आपका ऑडियो कोई भी चल रहा है, लेकिन वो चलते चलते आप यूएसबी को बाहर खींच लो, तो क्या होगा कि आपने वो एक इंटरप्ट कर दिया बाय फोर्स। तो दैट वाज लाइक स्वैपिंग, कि एक आपने स्वैप इन या स्वैप आउट उसको कहते हैं। तो प्रोसेस को आपने जब स्वैप आउट किया, पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस, देन आप उसको स्वैप इन करते हैं, वापस रेडी क्यू के अंदर ले आते हैं।
तो वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप एक वीडियो देख रहे थे लेकिन आपने उसको टेम्पररी स्टॉप कर दिया या उसको पॉज कर दिया, दैट वाज स्वैप आउट। पॉज होने के बाद आपका प्रोग्राम अगेन रेडी क्यू के अंदर आ जाता है, जिसको कहते हैं स्वैप इन, और वो फिर दोबारा एग्जीक्यूट करता है। जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं प्ले की, तो इट विल अगेन प्ले द प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इन द एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर है। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मैंने आपको बोला था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सीपीयू जाता है तो पिछले प्रोसेस की डिटेल्स अपने पास स्टोर रखता है, दैट इज द कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट होता है कि एक आपकी स्टेट करंटली मैं क्या काम कर रहा था, तो आप वो तमाम चीज़ें अपने पास याद रखते हो। ठीक है, तो अगेन मैं मूव कर रहा हूँ। सीपीयू स्केजुलिंग हमारा टॉपिक चल रहा था, वहाँ से ये टर्म्स हमारे पास आई थी। तो सीपीयू स्केजुलर अब आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया, व्हाट इज शॉर्ट टर्म स्केजुलर एंड लॉन्ग टर्म स्केजुलर। शॉर्ट टर्म स्केजुलर सिलेक्ट्स फ्रॉम among the process in the ready queue and allocates the CPU to one of them। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे मेरा ख्याल है। अगेन आपको चीज़ें हो रही है। क्यू में बी ऑर्डर्ड इन वेरियस वे। सीपीयू स्केजुलिंग डिसीजन may take place when processes switches from running to waiting stage, switching from running to ready state, switches from waiting to ready and terminates। तो ये स्टेट्स मैंने जो आपको बताई थी कि एक प्रोसेस जो है अब वो रनिंग से वेटिंग में आ सकता है, रनिंग से रेडी में कैसे आ सकता है, वेटिंग से रेडी में कैसे जा सकता है। Then scheduling under 1 and 4 is non-preemptive। अब preemptive और non-preemptive very important terms आ रही हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। All other scheduling is preemptive। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या फ़र्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट मेरा ख्याल है चीज़ें आ रही हैं। डिस्पैचर, ये सिंपल जो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। डिस्पैचर मॉड्यूल्स गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म scheduler। इट इन्वॉल्व switching context, switching to user mode, jumping to the proper location in the user program to restart the program। डिस्पैचर लेटेंसी क्या होती है? Time it takes for the dispatcher to stop one process and start another running। तो एक प्रोसेस को रोक के दूसरा प्रोसेस रन करना, दैट इज द डिस्पैच लेटेंसी। तो ये डिस्पैचर का लाइक रोल है कि आपका सीपीयू एलोकेट करना किसी भी प्रोसेस को शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग के दौरान। दैन स्केजुलिंग क्राइटेरिया, स्केजुलिंग किस बेस पे की जाती है। ये हमारा टाइम अगेन ख़त्म हो रहा है, मुझे यहाँ नोटिफिकेशन मिल रहा है कि हमारा अगेन ये सेशन ख़त्म हो रहा है 10 मिनट में। ये डिटेल टॉपिक है, इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मेरा ख्याल है स्केजुलिंग एल्गोरिदम आज भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्केजुलिंग क्राइटेरिया हम करते हैं कि स्केजुलिंग मैंने बोला था ये क्राइटेरिया नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकें, ये स्केजुलिंग का मकसद होता है। कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, क्योंकि जितना ज़्यादा सीपीयू बिजी रहेगा उतने ज़्यादा हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, हमें फ़ायदा है, हमारी बहुत सी जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो स्केजुलिंग क्राइटेरिया सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीटेड देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। एक गिवन टाइम के अंदर कितने ज़्यादा हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्रूपुट। ये भी स्केजुलिंग क्राइटेरिया के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट के थ्रूपुट कितनी होगी, कितने ज़्यादा प्रोसेसेस हमारे एक गिवन टाइम में एग्जीक्यूट होंगे। टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा। तो हम कहते हैं किसी स्केजुलिंग कितनी लाइक इम्पॉर्टेंट है, क्राइटेरिया हमें स्केजुलिंग का कि हमें क्या फ़ायदा है। तो हम ये फ़ायदे ले सकते हैं कि हम सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। वेटिंग टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू, एक टाइम कितना लगा प्रोसेस को वेटिंग में। और रिस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स from when a request was submitted until first response is produced, not output। तो जैसे ही पहला रिस्पॉन्स आपको मिलता है, लाइक आपकी बात सुनी जाती है, अभी बात आपकी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन आपकी बात जो सुनी जाती है दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम। तो सीपीयू जैसे ही किसी प्रोसेस को पिक करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, नॉट द कंप्लीट एग्जीक्यूशन या फिनिश्ड, जब आपका सीपीयू
किसी प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम पिक करता है एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। तो ये हमारा स्केजुलिंग का क्राइटेरिया होता है, किस बेस पे हम सीपीयू की स्केजुलिंग करते हैं। देन हमारे पास इस स्केजुलिंग के एल्गोरिदम्स जो हैं आ जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। स्केजुलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया, हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मांगते हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट मांगते हैं। हम कहते हैं कि मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, कि कम से कम टाइम में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना चाहिए। मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए, किसी भी प्रोसेस को थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। और मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, किसी भी सीपीयू को रिस्पॉन्ड करने के लिए कम टाइम लगना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं तो हम कहते हैं कि ये सीपीयू काफ़ी अच्छा है, हमारा सीपीयू बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये स्केजुलिंग क्राइटेरिया हमें जो है वो देखना पड़ता है किसी भी कंप्यूटर का जिसकी परफॉर्मेंस हमने अच्छी लेनी है। यूटिलाइजेशन टाइम ज़्यादा होना चाहिए और उसका थ्रूपुट। देन ये हमारे पास आ गए हैं एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम मैं कल के लिए अभी टॉपिक छोड़ रहा हूँ, ये इन डिटेल है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ दो चीज़ें, वन इज प्रीएम्प्टिव एंड अदर इज नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या होता सर है? कल बता लीजिएगा। ये कल ही काम आएंगे, तो आज मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपने चीज़ें कोशिश किया करो घर पे, अब आप थोड़ा सा गूगल करके ये चीज़ें पढ़ भी लिया करो। तो प्रीएम्प्टिव क्या होता है? एक चीज़ चल रही है, लाइक अब मैं बोल रहा था, आपने दरमियान में इंटरप्ट किया, मुझे रोका, ठीक है, तो मैं रुक गया, दैट इज प्रीएम्प्टिव। एक आपका सीपीयू जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, दरमियान में कोई ऐसी जॉब आ जाती है जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि हम करंट काम जो कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, जो नया काम या नई जॉब आ रही है हम उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्प्टिव नेचर ऑफ द लाइक प्रोसेसिंग। इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करना, रोक देना। एक काम कर रहे हैं, आपने इंटरप्ट किया, मैं रुक गया, दैट इज प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि एक एग्जीक्यूशन चल रही है, सीपीयू किसी एक एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहा है, दरमियान में कोई नई जॉब आती है, लेकिन सीपीयू नहीं रुकता है जब तक कि सीपीयू एक काम नहीं कर लेता है। सीपीयू अगली जॉब को नहीं पकड़ता है, बेशक उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव बिहेवियर ऑफ स्केजुलिंग। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं वहां पे ये यूज होंगी। दोबारा मैं क्लियर कर दूं, प्रीएम्प्ट कर देना मींस रुक जाना। एक काम आप कर रहे हैं, दरमियान में आपको कोई पीछे से ज्यादा जरूरी इंस्ट्रक्शन आ गई है, तो आप करंट एक्टिविटी को छोड़ के जो नई इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज प्रीएम्प्शन। और नॉन प्रीएम्प्शन क्या होती है कि जब तक आप करंट काम खत्म नहीं कर लेते हो, बेशक पीछे से नई इंस्ट्रक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट हो, आप उसको नहीं पकड़ते हो, आप करंट जो एग्जीक्यूट कर रहे हो उसी चीज को आप एग्जीक्यूट करोगे, दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव बिहेवियर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टर्म्स आज हमने डिस्कस की हैं, या प्रीवियस आपने बोला कि मैंने आपको वो नहीं प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ाई हैं, या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्केजुलर है, डिस्पैचर लेटेंसी है, या आपके पास जो है अदर कुछ टर्म्स यहाँ पे नहीं आई हैं, तो कोशिश करें कि वो टर्म्स अपनी आप क्लियर करें। ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, जो आपको लाइक जनरल एज अ सब्जेक्ट कहीं भी डिस्कशन के लिए आपको वो पूछा जाएगा, तो इसकी टर्म्स क्लियर आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लास में स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो हम क्लियर करें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपका? सर क्लास टाइम टेबल के मुताबिक क्लास नहीं है। अब इशू होता है ना, अब आपको पता है कि क्लास टाइम टेबल को फॉलो करना, आप घर में बैठ के तो टाइम टेबल फॉलो नहीं ना होता है। इश्यूज यहाँ पे लाइट के भी हैं और बहुत से इश्यूज चलते रहते हैं घर के, अब काम भी होते हैं दरमियान में। तो क्लास मेरा ख्याल है मैं आपको थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्लास मैंने कब लेनी है, तो थोड़ा सा ये हम रिलैक्स वे में क्लास ले सकते हैं कि थोड़ा सा जब फ्री हो तो हम क्लास ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है क्लास होनी चाहिए, टाइम टेबल अगर हम नहीं भी फॉलो करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। सर कल जुम्मे से पहले बता दीजिएगा।
हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ कि कल आपकी क्लास जो है वो 10 से 11 के दरमियान कहीं पे स्टार्ट हो, ताकि जुम्मे से पहले हम ख़त्म कर लें। जी सर। हाँ जी, और कोई बात? चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।